नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा था, मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी की 4 प्रैक्टिस सेट और करा चुका हूं और बाल विकास के भी मैंने दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। और वो आपको देखने हैं तो आई बटन में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो एमपीटेट के नाम से प्ले लिस्ट बनी है। दोस्तों, अगर आप एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने 30 प्रश्न लिए हैं जो हम कराते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो दोस्तों, जैसे कि ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, तो दोस्तों इस पैराग्राफ को मैं नहीं पढ़ने वाला क्योंकि काफ़ी लेंथी है। इससे दोस्तों, इसके पढ़ने से काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये आप पैराग्राफ एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, 31 से लेके 39 तक यानी 9 प्रश्न हमारे इस पैराग्राफ से संबंधित दिए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे, कीड़े शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि ए वह रंग भरने की बात बताना चाहता था, बी वह अंडा बनाना चाहता था, सी वह कागज और क्रेयॉन चाहता था, या फिर डी वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात समझ नहीं पाई है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे ए कागज चाहते हैं, बी संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, सी रंग चाहते हैं, या फिर डी तस्वीरें चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, संप्रेषण के लिए कथ्य के मुख्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को कीड़े कहना इस ओर संकेत करता है कि बच्चा ए हर हालत में अपनी बात कह देता है, बी लकीरों को कीड़ा मानता है, सी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को ही बना पा सकता है, या फिर डी दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, दो अलग चीज़ों में आकृति के आधार पर समानता खोज लेता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सभी आपके पैराग्राफ से संबंधित है। तो दोस्तों, एग्जाम में आपको पैराग्राफ जरूर ध्यान से पढ़ना है। ए 1.5 साल का बच्चा अंडा नहीं बना पाया, यह बात किस ओर संकेत करती है? ए बच्चा चित्र बनाने में सक्षम नहीं है, बी बच्चे ने अंडा देखा नहीं इसलिए वह अंडा नहीं बना पाया, सी उसका अभी अपने हस्त संचालन की गति और दिशा पर नियंत्रण नहीं हो पाया है, या फिर डी बच्चा अंडा नहीं बना सकता। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, उसका अपनी हस्तकला या भी हस्त संचलन की गति पर और दिशा निर्देशन पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। रेखा को बच्चे ने कीड़े कहा, बच्चा व्रत को क्या कह सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो लाइनें होती है हमारी, उनको बच्चा हमारा कीड़े कह रहा है। तो दोस्तों, उसी प्रकार जो लाइनों को बच्चा कीड़े कह रहा है, तो दोस्तों इसी प्रकार यानी व्रत को बच्चा यानी व्रत होता है यानी सर्कल होता है, उसको बच्चा क्या कहेगा? ए चूड़ी, बी पेड़, सी छतरी, या फिर डी चम्मच। तो दोस्तों, व्रत को बच्चा यहाँ पर ए चूड़ी कहेगा क्योंकि व्रत यानी चूड़ी भी हमारी व्रत के आकार की होती है। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उतने सवेरे पद में उतने शब्द किस और संकेत करता है? दोस्तों, ये एक उतने सवेरे जो पद दिया हुआ है यहाँ पर, उतने जो शब्द दिया हुआ है यहाँ पर उतरे, ये शब्द किस ओर संकेत करता है? ए बहुत सवेरे की ओर, बी सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है, सी बहुत जल्दी, या फिर डी सवेरे की ओर। तो दोस्तों, जो उतने शब्द है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक होगा, सवेरे का वह समय जितने बजे लेखिका को उठने की आदत है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लगा के जाने हैं, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपके जो प्रैक्टिस सेट हैं। अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों, अनुच्छेद में से मिश्रित वाक्य का उदाहरण क्या है? ए यह आखिर कहना क्या चाह रहा है, बी अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई, सी मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े, या फिर डी उसने नीना का विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसका चेहरा खुशी से दमक उठा, वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर कौन सा मुहावरा आएगा? तो दोस्तों, यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है और खुशी से दमक उठा, वाक्य में आपका कौन सा मुहावरा आएगा? तो दोस्तों, ए खुश हो गया, बी खुशी से फूला ना समाया,
सी गदगद हो गया, या फिर डी खुल उठा। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी खिल उठा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द है। इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, वाक्य में कुछ शब्द में है। ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर डी अनिश्चयवाचक अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 40 से लेकर 45 तक एक काव्यांश दिया हुआ है। दोस्तों इस काव्यांश को मैं भी नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, क्योंकि ये भी काफ़ी लेंथी है। आशा करता हूँ आप ये एग्ज़ाम में सॉल्व ये भी कर लेंगे। तो दोस्तों समय ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं इसका प्रश्न। इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। तो दोस्तों जो काव्यांश दिया हुआ है यहाँ पर, इस काव्यांश से संबंधित यही प्रश्न है। तो दोस्तों इस कविता में कौन किसे संबोधित कर रहा है। ए लेखक नाविक की माँ को, बी कोई किसी को नहीं, सी लेखक अपनी माँ को, या फिर डी लेखक के रूप में एक बच्चा माँ को। तो दोस्तों इस कविता में जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी लेखक के रूप में बच्चा माँ को। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। लेखिका नाविक क्यों बनाना चाहता है। तो दोस्तों लेखक नाविक क्यों बनना चाहता है। ए वह नदी की यात्रा का मजा लेना चाहता है, बी वह नाव चलाने संबंधी अपने शौक को पूरा करना चाहता है, सी वह नदी पर पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है, या फिर डी वह हल चलाना चाहता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी वह नदी पार के सौंदर्य का आनंद उठाना चाहता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया है। तो दोस्तों नावों को बांसों की खूंटियों से क्यों बांधा गया है। ए कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं, बी बांसों की खूंटियां पानी में तैरती रहती हैं, सी ताकि कोई दूसरा व्यक्ति नाव ना ले जाए, या फिर डी नाविक ऐसा ही करते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए कहीं लहरें नाव को बहाकर ना ले जाएं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। माँ तू बुरा ना माने तो पंक्ति किस ओर संकेत नहीं करती है। तो दोस्तों ए लेखक माँ की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहता है, बी माँ को बुरा लग गया है, बी सी लेखक माँ के संवेगों का ध्यान रखता है, या फिर डी लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। तो दोस्तों लेखक जानता है कि माँ उसे नाविक नहीं बनने देगी। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ ठीक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म आए हैं। ए दूर दूर ऊंची ऊंची, बी गाय बैल, सी दूर दूर, या फिर डी ऊंची ऊंची। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए दूर दूर ऊंची ऊंची। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में तैर कर शब्द को पहले रखा गया है क्योंकि। तो दोस्तों यहाँ पर जो तैर कर जाते हैं इसमें जो तैर कर शब्द को पहले रखा गया है। तो दोस्तों ये क्या प्रस्तुत करता है। ए लेखक तैरने पर बल देना चाहता है, बी लेखक तुक मिला रहा है, सी वह क्रिया शब्द है, या फिर डी कविता में क्रिया शब्द पहले आते हैं। तो दोस्तों तैर कर जाते हैं उस पार पंक्ति में ऑप्शन नंबर हमारा ए लेखक तुक मिला रहा है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। तो दोस्तों ए गतिविधियों के आयोजन पर बल देती हैं, बी बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, सी बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, या फिर डी सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। ए अंग्रेजी होना चाहिए, बी उर्दू होना चाहिए, सी बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए, या फिर डी हिंदी होना चाहिए। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की हमारी मातृभाषा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। कठोरता से देखना चाहिए, बी उपेक्षित करना चाहिए, सी उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, या फिर डी समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सास्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। ए आदर्श वाचन, बी अनुकरण वाचन,
सी सामूहिक वाचन, या फिर डी पाठ्य पुस्तक वाचन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, आदर्श वाचन वाचन सॉरी। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, तो दोस्तों नेत्रहीन या फिर दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं भाषा सिखाते समय क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? ए, उन्हें कक्षा में अलग बैठना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। बी, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। सी, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। या फिर डी, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ये आवश्यक होता है कि उनको अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर ठीक होगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनन्या अक्सर से को शे कहती है, भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो दोस्तों ए, उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। बी, यह क्षेत्रीय प्रभाव को हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधारने के लिए पर्याप्त समय देंगे। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर यहाँ पर हमारा ठीक होगा। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा कौशलों में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? तो दोस्तों भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? ए, लेखन, बी, वाचन, सी, श्रवण, या फिर डी, उच्चारण। तो दोस्तों भाषा कौशल को सीखने के लिए सबसे पहले आपको श्रवण कौशल का विकास करना चाहिए। श्रवण कौशल यानी सुनना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को ए, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है। बी, भाषा की बारीकी समझाना चाहती है। सी, व्याकरण सिखाना चाहती है। या फिर डी, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, भाषा की बारीकी समझाना चाहती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन है ये। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो ए, भाषा सरल भाषा वाले हों। बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने के अवसर प्रदान करें। दोस्तों यही हमारा उत्तर यहाँ पर हमारा ठीक होगा। फिर भी देखते हैं, केवल पाठ से ही संबंधित हो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने के और सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो दोस्तों जहाँ भी आपको देखे अवसर प्रदान करना, तो वही हमारा लगभग उत्तर हमारा वहीं ठीक होगा ज़्यादातर। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ए, बच्चों को सीखने के महत्व से परिचित कराना। बी, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना। सी, भाषा संसाधनों का अभाव है। या फिर डी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, बहुभाषिक शिक्षा कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? ए, अध्यापकों की कमियों पर उपचार करते हैं। बी, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं। सी, छात्रों की कमजोरी को निदान कर सकें उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। या फिर डी, कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण में हमारा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की कमजोरी का निदान कर सकें कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। परस्पर बातचीत मुख्यतः है, तो दोस्तों परस्पर बातचीत मुख्यतः है। ए, समय की बर्बादी है। बी, अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। सी, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। या फिर डी, पढ़ने लिखने में सहायक है। तो दोस्तों परस्पर बातचीत मुख्यतः हमारी ऑप्शन नंबर सी, सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा क्या है? ए, भाषा का आकलन। बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो दोस्तों सी, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। या फिर डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जहाँ भी अवसर प्रदान किए जाते हैं बच्चे को, वही हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी ठीक होगा, भाषा को बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भाषा स्वयं में, तो दोस्तों भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ए, बी, एक जटिल चुनौती है। बी, सी, एक
विषय मात्र है, या फिर डी संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो दोस्तों भाषा समूह में क्या है? तो भाषा समूह में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। बाल घात का प्रयोग होना, बी। तो दोस्तों बाल घात का प्रयोग होना क्या है? ए श्रवण कौशल, बी बोलने के कौशल में, या फिर सी पठन कौशल में, या फिर डी लेखन कौशल में। तो दोस्तों बोलने के कौशल में बाल घात का प्रयोग यहाँ पर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपके 30 में से कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। और दोस्तों और अभी तक आपने हमारे DSC सिटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों DSC सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।